सुप्रभात एमपी में हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर करेंगे और सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर चर्चा। कड़ाके की ठंड की चपेट में पूरा ही प्रदेश है। ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबल, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, रीवा, सतना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ तमाम वो इलाके हैं जहां पर शीत लहर का अलर्ट जारी हुआ है। दतिया, निवाड़ी, ग्वालियर भी इसमें शामिल है। चंबल संभाग, छतरपुर, ग्वालियर और दतिया के जिलों में पाला पड़ने का भी अलर्ट जारी किया गया है। दतिया, धार और इंदौर के जिलों में कोल्ड डे रहा। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस नौगांव में दर्ज किया गया है। लगातार पूरे ही प्रदेश में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड की चपेट में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले, कहीं येलो अलर्ट ठंड को लेकर जारी किया गया है, कहीं शीतलहर का अलर्ट है, तो कहीं पाला पड़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबल, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, रीवा, सतना तमाम वो इलाके हैं जहां पर शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। अब जबकि ग्वालियर, चंबल अंचल में भी कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। अंचल के 5 शहरों का रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा। शीतलहर के चलते अंचल में कोहरे और धुंध का असर देखने को मिल रहा है। 48 घंटे तक शीतलहर से कोई राहत की उम्मीद नहीं नजर आती है। 22 से 23 जनवरी को अंचल में बारिश होने की संभावना है। न सिर्फ सर्दी परेशान करने वाली है, बल्कि आने वाले समय में ठंड के मौसम में जो बारिश होगी उससे भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ग्वालियर, चंबल अंचल की स्थिति की विजिबिलिटी काफी कम है कोहरे के चलते। ठंड को लेकर येलो अलर्ट अलग अलग शहरों के लिए जारी किया गया है। ग्वालियर, चंबल अंचल में 5 शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। शीतलहर के चलते अंचल में कोहरे और धुंध का असर है और यही स्थिति अमूमन प्रदेश के हर एक जिले की देखने को मिल रही है। 48 घंटे तक शीतलहर से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। चलिए मध्य प्रदेश की स्थिति हम और विस्तार से समझेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ में हैं सुशील कौशिक जो कि ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं। वासु, सबसे पहले आपका मैं रुक करूंगी, क्या कुछ स्थिति मध्य प्रदेश के तमाम जिलों को लेकर बताई जा रही है? मौसम विभाग की तरफ से आगे के लिए क्या कुछ संभावना? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो जारी है। अगर दिसंबर के महीने की बात करें तो दिसंबर के लास्ट वीक से ही जो ठंड का जोर था वो शुरू हो गया था और जनवरी में भी लगातार कड़ाके की ठंड जो है, सर्दी जो है देखने को मिल रही है। आधा जनवरी का माह बीत चुका है, लेकिन अब तक अगर भोपाल की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री के नीचे ही लगातार बना हुआ है। बीते 24 घंटे में भी करीब 7 साढ़े 7 डिग्री का जो न्यूनतम तापमान है वो रिकॉर्ड हुआ है और इसी तरीके की जो स्थिति है वो प्रदेश के लगभग हर जिले की, हर कस्बे की बनी हुई है। अगर सबसे कम टेम्परेचर की बात करें तो 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नौगांव में दर्ज किया गया है। और जिस तरीके से शीतलहर आ रही है, खासतौर पर अगर हिमालयन रीजन्स की बात करें, वहां से जो शीतलहर आ रही है उसका असर लगातार जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि भोपाल में शीतलहर जो है वो साफ तौर पर महसूस की जा सकती है और ऐसे मौसम में सिर्फ अलाव ही एक सहारा है। और आप देख सकते हैं लोग ठंड को भगाने के लिए जला रहे हैं, यहाँ पर पी रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। लगातार सर्दी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इससे अब तकलीफें भी थोड़ी हो रही हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ठंड बहुत तेज पड़ रही है। हाँ। और दिक्कत हो रही है, इसलिए आग जलाना पड़ रहा है। और क्या क्या आप ध्यान रख रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? स्वेटर पहन के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाय की चुस्कियां भी ले रहे थे आप अभी? बिल्कुल बिल्कुल, चाय पी रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से लोग ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं, अलाव के सहारे, चाय के सहारे। और अच्छी बात यह है कि लोग सतर्कता भी बरत रहे हैं ताकि जो मौसम है, जो शीतलहर है उसके चलते जो बहुत सारी बीमारियां होती है, परेशानियां होती है, वो कहीं मुसीबत का सबब ना बन जाए। क्योंकि लगभग तस्वीरें बयां करें किस तरह की स्थिति राजधानी भोपाल में और अलग अलग जिलों में है। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ। सुशील का हम रुख करेंगे ग्वालियर में। सुशील, क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ग्वालियर, चंबल अंचल में आने वाले समय में बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं?
देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में भी कड़ाके की सर्दी है और उत्तर भारत खास तौर पर कश्मीर हिमाचल में जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद वहाँ जो शीतलहर चल रही है उसका प्रकोप पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में है। और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल के 10 शहरों का बीती रात का जो तापमान है न्यूनतम वो 5 डिग्री के नीचे रहा है। इसके अलावा बीती रात की बात करें तो दतिया में प्रदेश की सबसे ठंडी रात रही है, कोल्ड डे भी रहा है दतिया में। तो इससे समझा जा सकता है कि शीतलहर का जो प्रकोप है उसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी जो है कड़ाके की पड़ रही है। इसके साथ ही जो धुंध और कोहरे का असर है उससे भी जो रेल यातायात है, सड़क यातायात है वो खासा प्रभावित हो रहा है। उत्तर भारत की दिल्ली, पंजाब और कश्मीर से जो ट्रेनें आ रही है वो 10 से 12 घंटे 15 घंटे की देरी से ग्वालियर पहुंच रही है। और यही स्थिति ग्वालियर से दिल्ली के बीच जाने वाली ट्रेनों की बन रही है कि वो भी 2 से 4 घंटे की देरी से दिल्ली और अन्य इलाकों में पहुंच रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 48 घंटे तक इस शीतलहर का असर रहेगा। इसके अलावा आने वाली 22 और 23 जनवरी को ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश की संभावना है। कई इलाकों में छुटपुट बारिश होगी, कुछ इलाकों में तेज बारिश भी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और ये सर्दी है, सर्दी के चलते लोग भी खासे परेशान हो रहे हैं क्योंकि सुबह के वक्त जो कोल्ड अटैक है वो लोगों को परेशान कर रहा है। यहाँ हार्ट अटैक और जो अन्य परेशानियां हैं वो भी लगातार बढ़ रही है। इससे संबंधित बीमारियों के मरीज ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल और निजी अस्पतालों में पहुंचने लगे। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26 जनवरी तक लोग सुबह के वक्त इस कड़ाके की सर्दी से बचें क्योंकि ये सर्दी उनकी सेहत के लिए भारी हो सकती है क्योंकि शीतलहर और न्यूनतम तापमान कम होने से सेहत पर भारी असर पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि सर्दी से राहत की फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। वासु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर आने वाले समय में इसी तरह की स्थिति बनी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। चुनावी साल को देखते हुए लगातार मंत्रियों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम ने एक बार फिर से आज मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर ही मीटिंग होनी है। बैठक में सभी मंत्रियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं और इस दौरान विकास यात्रा समेत आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होनी है। इससे पहले सीएम ने 2 जनवरी को मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सीएम ने मंत्रियों और अधिकारियों को काम से जनता की जिंदगी बदल देने का मंत्र दिया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होते ही मध्य प्रदेश में सीएम की तरफ से बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्य समिति की बैठक में भी चर्चा हुई और इस बैठक में भी फोकस विधानसभा चुनाव पर है। आगे बढ़ते हैं, मुरैना से बड़ी खबर है। वीडी शर्मा आज मुरैना के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी जिला कार्यालय का वो भूमि पूजन करेंगे। दिमनी में मकर संक्रांति उत्सव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। बड़ी जानकारी मुरैना को लेकर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दौरा। जिला कार्यालय के भूमि पूजन के लिए वीडी शर्मा यहां पर पहुंच रहे हैं। दिमनी में मकर संक्रांति उत्सव में भी वीडी शर्मा शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, श्योपुर से बड़ी खबर है। अपहृत चरवाहों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। गांव वाले चंदा कर फिरौती की रकम जुटा रहे हैं। चरवाहों की जान बचाने के लिए गांव वाले जंगल भी जाएंगे। देर रात पंचायत की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, कोई सुराग पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगा है और यही वजह है कि ग्रामीणों को अब पुलिस पर भरोसा नहीं है। 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। गांव वाले चंदा कर फिरौती की रकम जुटाने में लगे हुए हैं और अब माना जा रहा है कि चरवाहों की जान बचाने के लिए गांव वाले खुद जंगल की ओर रुख करेंगे। सहयोगी दीपक हमारे साथ श्योपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या कुछ स्थिति है? क्यों पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक अपहरणकर्ताओं को नहीं पकड़ा गया? जहां तक पुलिस की बात करें तो पुलिस भी लगातार सर्चिंग कर रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस चुपचाप बैठी हो, लगातार जंगल में सर्चिंग जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है।
वजह यही है कि अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि किस गैंग ने, किन बदमाशों ने इन लोगों का अपहरण किया है। दूसरा, उनका कोई मूवमेंट, उनका कोई मोबाइल लोकेशन भी पुलिस को अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है। बताया यही जा रहा है कि जो बदमाश हैं अपहृतों को लेकर के राजस्थान का रुख कर गए हैं, इस वजह से उनका कोई अता पता नहीं लग पाया है। जिले की पुलिस राजस्थान में जाकर भी लगातार जो वहां के वांटेड हैं, वहां के अपराधी हैं, उन पर निगरानी कर रही है, उनके बारे में पता कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। इसे लेकर के ग्रामीणों की टेंशन लगातार बढ़ रही है और वो सभी लोगों ने चंदे की इकट्ठा करके, पूरे गांव वालों ने 5,000, 10,000, जिस पर जितना बन रहा है वो उतना चंदा दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ उधार भी उन्होंने उठाया है बाजार से, कुछ जमीन को गिरवी रख करके, पशुओं को बेचने की बात कह करके उधारी भी ली है। तो कुल मिलाकर के चंदे की रकम लगभग उन्होंने इकट्ठा कर ली है, क्योंकि जिन अपहृतों को, जिन लोगों का अपहरण बदमाशों ने किया है, उनकी घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतनी मोटी रकम बदमाशों को दे सकें। इसलिए पूरे ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए अपने स्तर पर सारे प्रयास ग्रामीणों ने शुरू कर दिए हैं। तो जल्दी ही ऐसा भी हो सकता है कि ग्रामीण जंगल का रुख, जहां पर बदमाश उनको बताए कि कहां आना है, कहां पर फिरौती देनी है, वहां पहुंच करके फिरौती की रकम चुकाएं और उन लोगों को मुक्त कराएं, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी तक बदमाश नहीं लगे। बिल्कुल यही वो स्थिति है दीपक, जिसमें ग्रामीण काफी ज्यादा बेबस नजर आते हैं, क्योंकि उम्मीद वो पुलिस की तरफ से कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह भी कि ग्रामीण खुद अब जंगल जाने वाले हैं। इस बारे में पुलिस को जानकारी दी गई है? जहां तक पुलिस की बात करें तो पुलिस भी लगातार गांव में पहुंच रही है, लेकिन वहां पर लोग पुलिस को क्या बता रहे हैं ये नहीं पता। लेकिन न्यूज 18 से जब बात हुई थी ग्रामीणों की, तो उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें अपने लोगों की जान बचानी है। पुलिस के भरोसे तो उन लोगों की जान चली जाएगी, क्योंकि काफी समय हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को यही डर है कि बदमाश उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें, उनकी हत्या ना कर दें, इसलिए ग्रामीण भयभीत हैं। और उन्होंने पूरे गांव को, आसपास के इलाके के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पहचानते हैं, पहले भी इस तरीके की घटनाओं में फिरौती देते रहे हैं, उन लोगों को बुला करके सलाह मशवरा कर रहे हैं और फिरौती की रकम पहुंचा करके अपने लोगों को मुक्त कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब और कोई चारा उन्हें नजर नहीं आ रहा है। उन्हें अपने लोगों की जान प्यारी है। और जी ठीक है, चलिए देखना होगा दीपक क्या कुछ ग्रामीण अब इस पर फैसला लेते हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो बात करते हैं श्योपुर की, जहां पर अपहरणकर्ताओं का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, हालांकि पुलिस लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। राज्यपाल बंगू भाई पटेल कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी में आयोजित कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत करेंगे। विक्रम कीर्ति संग्रहालय में भूमि पूजन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। मंदसौर में लसूरिया इला ग्राम में किसानों के साथ चर्चा का भी कार्यक्रम रखा गया है। एनीमिया कैंप और स्मार्ट कार्ड वितरण कार्यक्रम में भी राज्यपाल शामिल होने वाले हैं। शाम में सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। और अब इंदौर से बड़ी खबर है। एमपीसीए के खिलाफ याचिका जो लगी है उस पर आज सुनवाई होने वाली है। टिकट बिक्री को लेकर ये याचिका लगाई गई थी। भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच के टिकट बिक्री का ये मामला, जिसमें 3 मिनट में 17,000 टिकट बिक गए थे। इस पर कई सारे सवाल खड़े हुए। याचिका भी दायर की गई है और माना जा रहा है कि अब इस पर सुनवाई होगी। जानना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि चंद मिनटों का समय था और उस दौरान 17,000 टिकट बिक जाना कई सारे सवाल भी खड़े करता है। एमपीसीए के खिलाफ ये याचिका लगी है जिस पर सुनवाई होनी है। टिकट बिक्री को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा, इस पर सबकी नजर। और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस में भी अब जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्ति की जाने वाली है, जिसको लेकर कमलनाथ ने 23 जनवरी को महिला कांग्रेस की एक बैठक बुलाई है, जिसमें जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्ति पर चर्चा होनी है। संगठन मंत्री महिला कांग्रेस के जिला गतिविधियों पर नजर रखने का काम करेंगे। आपको बता दें कि एमपी के सभी 52 जिलों में महिला संगठन मंत्रियों की नियुक्ति होनी है। कांग्रेस के जिला स्तर पर हर जिले में हमारा संगठन मंत्री की नियुक्ति की जा रही है। और ये संगठन मंत्री का मुख्य तौर पर काम ये होगा कि जो लोग समाज के में महिलाएं समाज की मुख्यधारा में काम करती हैं और जिला स्तर पर वो संगठन में अपना योगदान दे सकती हैं, उन्हें इसमें संगठन मंत्री बनाया जाए। उन्हें सिर्फ जिले में काम करना है। जिले में महिला कांग्रेस की
मजबूती के लिए सक्रिय महिलाओं को संगठन से जोड़ना है और जो वहाँ पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले इश्यूज हैं उनको किस तरह से उठाया जाए उस पर उनका विचार होगा। छतरपुर में जातिगत आधारित मतगणना नहीं की जाएगी, कहना है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का। उनका कहना है कि ये आदेश स्थानीय स्तर पर गलत तरीके से निकाला गया था, इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। का जो प्रकरण है बेसिकली ये जब एसएसआर के दौरान जो ट्राइबल ग्रुपों को कहा गया था कि सभी ट्राइबल लोगों का इनरोलमेंट किया जाए, प्रयास किया जाए, इसमें एक विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का आदेश निकाला गया था दिसंबर में 19-12 दिसंबर का आदेश है। इस पे अभी जो कार्रवाई होती है उसके पहले आज कलेक्टर से बात हुई है और इस आदेश को निरस्त कर 26 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध इस समय बेहद चर्चाओं में है और इस फिल्म चर्चा में होने का कारण भी इसके पीछे यह है कि पहली बार बड़े पर्दे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गॉडसे का पक्ष रखा जा रहा है। इस फिल्म में गॉडसे को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है और अब इस फिल्म को लेकर हिंदू महासभा ने शिवराज सरकार से टैक्स फ्री करने की गुजारिश की है। इतिहास की सत्यता बताने वाली फिल्म 26 जनवरी को जो रिलीज हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार से हिंदू महासभा मांग करती है कि ऐसी फिल्म पर टैक्स फ्री कर दिया जाए। और अब खबर देवास से है, जहां चिटफंड कंपनियों की ठगी के शिकार हुए लोग कलेक्टर के पास पहुंचे और अपने जमा किए गए पैसे वापस दिलाने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर कर संपत्ति कुर्की के आदेश दिए हैं। उन्हें नीलाम कर लोगों के पैसे लौटाए जाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि चिटफंड कंपनियों ने 5 लाख निवेशकों के पैसे हड़प लिए थे, जिसके बाद कोर्ट ने चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुरकर नीलामी के आदेश दिए। कि जो जिले के ठगी पीड़ित हैं देवास के, उन सब का भुगतान किया जाए। बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कलेक्टर साहब से बंद कमरे में बात हमारी हुई है। कलेक्टर साहब ने सारी डिटेल्स कलेक्ट की हैं, अपने कंसर्न ऑफिसर्स को बुलाया था, उनको डायरेक्शन दी है कि जिन कंपनीज के खिलाफ कोर्ट के आदेश हो गए नीलामी के, उनमें इमीडिएट नीलामी प्रोसेस शुरू करें। नीलामी के संबंध में अभी ये स्पष्ट करना अभी बाकी है कि नीलामी की प्रक्रिया क्या जिला प्रशासन के माध्यम से होगी या फिर पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट बनाया गया है उसके माध्यम से होगी। वो जो भी कंफ्यूजन है उसको जल्द ही दूर करके इसकी नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इधर धार में कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका मिश्रा की सराहनीय पहल देखने को मिली है। दरअसल जनसुनवाई में पहुंचे एक बुजुर्ग गोपाल राव दुबे ने कलेक्टर साहब इतने प्रभावित हुए उनसे कि कलेक्टर ने गोपाल राव को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके घर तक छोड़ा है। इतना ही नहीं, कुछ देर बुजुर्ग के घर बैठकर उन्होंने उनसे बातचीत भी की। कलेक्टर ने बुजुर्ग व्यक्ति गोपाल राव दुबे की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बताएं कि गोपाल राव आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। धार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे कन्हैयालाल खादीवाल दादा के साथ काम कर चुके हैं। जनसुनवाई से मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि गोपाल जी जो हैं वो निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना इनको घर तक छोड़ दिया जाए, उसी बहाने इनसे बात करने का अवसर भी मिल जाएगा। तो हम लोग इनको लेकर के आए इनके घर तक और रास्ते में चर्चा करते हुए आए कि धार शहर कैसे बदला है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा समय और उज्जैन में महाकाल लोक के सामने नई भोजनशाला बनाई जा रही है। भोजनशाला 4 महीने में बन जाएगी। महाकाल मंदिर का ये किचन पूरी तरह से सीएनजी पर चलेगा और ऑटोमेटेड रहेगा। दाल चावल सब्जी के लिए टाइमर सेट रहेगा। ऑटोमेटिक चपाती मशीन भी होगी, कोल्ड स्टोरेज भी होगा, डिशवॉशर भी इसमें रहेंगे। उद्योगपति विनोद अग्रवाल इसमें आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। रोजाना करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर भोजन प्राप्त कर सकेंगे। तो उज्जैन में इस तरह के भोजनशाला को बनाने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले शिरडी में, तिरुपति बालाजी में इस तरह की भोजनशालाएं बनाई गई, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और इसी तरह की तैयारी अब उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर के लिए की जा रही है। माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा किचन होगा, शिरडी और तिरुपति से भी बड़ा होने वाला है। और किचन में सब कुछ ऑटोमेटिक रहेगा, जिससे लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाने का मौका मिल सके। जो शिरडी का एक अन्न क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा है,
काफ़ी ऑटोमेटेड है। साथ ही जो दिल्ली का बंगला साहिब का है वो किचन ऑटोमेटेड है, तिरुपति का है। ये सभी देखे गए हैं और उसी देखने के एक्सपीरियंस के आधार पर ही किस प्रकार से हमें ऑटोमेशन लेना चाहिए, कितनी बड़ी-बड़ी मशीन्स होना चाहिए, रोटी की ऑटोमेटेड मशीन्स रहे, सब्जी कटिंग की, वॉशिंग की ऑटोमेटेड मशीन्स रहे, जो हमारा कोल्ड स्टोरेज होता है वो बड़ा हो,